डिजीजेस में भी काउंट करते हैं और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काउंट होता है, दोनों तरफ ये काउंट होता है। ठीक है, तो ये बात आप जहन में रख लें कि ये आप सिर्फ ना कि रेस्पो वाला टॉपिक है ये, बल्कि आपके इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ से भी, इसी तरह मेनिंजाइटिस भी इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ से भी कवर होता है। ठीक है, और इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिस तरह एंटेरिक फीवर है वो भी आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस की तरफ से कवर होता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपके इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ से भी कवर होते हैं और आपके जो है ना वो मेडिसिन की तरफ से भी कवर होते हैं, दूसरे जो उसका टॉपिक होता है वहां से भी कवर होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस वो डिजीज, एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अच्छा देखिए, हम लोग टीबी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? हालांकि तमाम के तमाम इन्फेक्शियस डिजीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीबी को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं और टीबी क्यों इतनी ज्यादा खतरनाक पाई जाती है और क्या ऐसा क्या इशू है? देखिए, दो तीन इश्यूज हैं। पहली बात तो ये कि इसका जो बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब कि आप समझ लें कि जैसे आपका वायरस है ना, उसी तरह ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बिहेव करता है। और ये बहुत छोटा होता है कि इवन के कई बाज दफा आपकी इम्यूनिटी से, आपके मैक्रोफेजिस से, ये देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया इन्वेड करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी इम्यूनिटी उसे रिस्पॉन्ड करती है और फौरी तौर पे वहां पर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस जाते हैं, जो जाके उस बैक्टीरिया को, उसको अटैक करते हैं, इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं और खत्म कर देते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो बैक्टीरिया है जो कि इतना छोटा है, इतना छोटा होता है कि ये इवन के आपकी जो इम्यूनिटी है उसको को रिस्पॉन्ड करते करते, यानी कि इतना छोटा होता है कि उस तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, उसको डिटेक्ट करते करते टाइम लगता है। टाइम तो क्या लगना, मैक्रोफेजिस इसको प्रॉपर इनगल्फ नहीं कर पाते, और अगर मैक्रोफेजिस से इनगल्फ कर दे, इनगल्फ कर भी ले, तो ये मैक्रोफेजिस की मशीनरी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो ये इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया है और ये कभी भी फौरी तौर पे रिमूव नहीं होता। अगर आपकी बॉडी में ये एंटर हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो ये बैक्टीरिया आपके मैक्रोफेजिस में रहना शुरू कर देता है और इवन के ये मैक्रोफेजिस में भी ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये एक इंतहाई खतरनाक बैक्टीरिया, इसी वजह से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज होती है ये क्रॉनिक चलती है। ठीक है, ये क्रॉनिकली मूव करती है और इसके साथ बहुत हाई ग्रेड फीवर अटैच होता है, हाई ग्रेड फीवर। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अब देखो टीबी सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की नहीं होती। हमारी ये बड़ी गलत परसेप्शन है कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी का मतलब ये है कि जनाब जो है ना लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। नहीं, बिल्कुल 100% ये गलत है। टीबी आपको जीआईटी की भी टीबी हो सकती है, एब्डोमिनल टीबी भी हो सकती है। यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो आपकी जीआईटी को भी इफेक्ट कर सकता है और आपके सीएनएस को भी इफेक्ट कर सकता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी इन्फेक्ट कर सकता है और इवन के ये आपके जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में करता है, डिफरेंट डैमेज पार्ट को डैमेज करता है। लेकिन क्योंकि ज्यादा इसका जो इंसिडेंस है वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलता है, इस वजह से जो है ना वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अच्छा अब अच्छा, और ये बैक्टीरिया कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं शो करता। मतलब ये कि शुरू में जो पेशेंट आता है वो ड्राई कफ के साथ आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही ड्राई कफ जो है वो स्पूटम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और जब स्पूटम के फौरन बाद वही ड्राई कफ जो स्पूटम में कन्वर्ट हुई है उसमें से ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह पहले ये बैक्टीरिया आपके पास शुरू के डेज में लो ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो लो ग्रेड फीवर हाई ग्रेड फीवर में चेंज होना शुरू हो जाता है, और इवन के इतना ज्यादा फीवर को ये रिस्पॉन्ड करता है कि आपको नाइट स्वेट्स होना शुरू हो जाते हैं। इतने ज्यादा नाइट स्वेट्स होना शुरू हो जाते हैं कि आप रात को सो नहीं पाते, आपके पूरे कपड़े पसीने के साथ भीग जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया बहुत ही वेग बिहेव करता है। ठीक है, तो आपके पास इस वजह से इसको रिमूव करना भी बॉडी में से इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई इसके लिए प्रॉपर एक हमें कोई 5-6 महीने का कोर्स करना पड़ता है इस बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, फिर जाकर ये कहीं बैक्टीरिया रिमूव होता है। तो यहां तक इसका एक स्पेसिफिक का इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को मैंने बताया। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, ट्यूबरक्लोसिस फैलता कैसे है? देखो ये ड्रॉपलेट्स,
कफ से, स्नीज से। फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके पास बैठे हो या आप उससे बातें कर रहे हो, तो ये एयर ड्रॉपलेट्स, जिस तरह हम बोलते हैं, तो हमारे जो सांस है या जो हमारी हवा है उसमें जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू ये फैलता है। कफ्स करने से, खांसने से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, छींकने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो आपके सामने ये हैं कि स्नीजिंग से, कफ से, मॉइस्चर से, ये सारी की सारी जो है ना वो आपके जो है ना वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अब एक और सबसे बड़ी बात इस बैक्टीरिया की जो है, वो आप लोगों को, जो चीज आपको इसकी समझ में आनी चाहिए, एक तो वो हम बाद में चले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो उसके बाद है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। अब प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या फर्क है, पहले इसको समझें। देखें, अगर तो एक इंडिविजुअल जिसको पहले कभी टीबी नहीं हुआ था, जो कि प्रीवियसली कभी इन्फेक्ट नहीं हुआ था, प्रीवियसली वो बंदा कभी इन्फेक्ट नहीं हुआ था, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। अब इनको हमने क्यों ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि हम इसको क्यों कहते हैं कि जनाब ये प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है और ये सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस वो पेशेंट है जो कि पहले प्रीवियसली जो है ना वो इन्फेक्ट हुआ था और उसको जो है ना वो हुआ है, री इन्फेक्शन हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोग क्यों इतना ज्यादा जो है ना वो इसको क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? आवाज आ रही है सबको जी? सबको क्लियर आ रही है? डॉक्टर साहब, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, सबको आवाज क्लियर आ रही है। अगर मेरी आवाज सबको क्लियर ना आ रही हो तो चलें, फिर तो मुझे इश्यू है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, सबको क्लियर आ रही है। अच्छा जी, तो अब ये देखें कि प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में वो जो पेशेंट पहले से इन्फेक्टेड नहीं है और उसको फर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। और अगर एक पेशेंट पहले इन्फेक्टेड था, फिर वो ठीक हुआ और फिर उसके बाद उसको लाइफ में दोबारा से जो है ना वो देखने को मिला कि उसको दोबारा से टीबी हो गया, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने आपको पहले बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ एक बॉडी के पार्ट तक महदूद नहीं रहता। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्यूबरक्लोसिस इफेक्ट करता है, ये आपके सीएनएस को भी इफेक्ट कर सकता है, ये एब्डोमिनल टीबी को भी, ये एब्डोमिन को भी इफेक्ट कर सकता है, जीएटी को भी इफेक्ट करता है, इवन कि आपके जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ओवरीज को, उनको भी ये इफेक्ट करता है और अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। देखिए, जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक पेशेंट था, उसको टीबी हुआ, उसको आपने ट्रीट किया, उसका टीबी ठीक हो गया, लेकिन वो री इन्फेक्ट कर गया, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब जो इसको टीबी होगा ये आपके पल्मोनरी सिस्टम के अलावा दूसरे सिस्टम को भी इन्वॉल्व करेगा। तो हमेशा और री इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो फर्स्ट टाइम जिस पेशेंट को टीबी हुआ वो होता है, वो इतना ज्यादा डिपेंड करता है कि उसका इम्यून स्टेटस इस वक्त कितना है। ठीक है। अब हम टीबी को डिस्कस जब कर रहे होते हैं तो हमें दो तीन टर्म्स का आना बहुत जरूरी है। अब उन टर्म्स के बारे में जरा गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा कि उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं। देखें, आपके सामने ये एक पूरा एक बड़ा सारा एक कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। देखें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि इसमें एक गोन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, गोन कॉम्प्लेक्स। गोन कॉम्प्लेक्स हम क्या कहते हैं? गोन कॉम्प्लेक्स में दरमियान में एक्चुअली क्या होता है कि दरमियान में नेक्रोटिक मटेरियल होता है, बीच में नेक्रोटिक मटेरियल होता है। गॉन कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं कि बीच में मरे हुए सेल, डेड सेल्स होते हैं, और उसके गिर्द, उन मरे हुए डेड सेल्स के गिर्द आपके पास जेंट सेल्स की बड़ी बड़ी लेयर होती है। ऐसे जेंट सेल की बड़ी बड़ी लेयर होती है और उसके साथ पड़े हुए होते हैं आपके एपिथेलॉइड सेल। मैं आपको भी बताता हूं कि ये क्या चीजें हैं, एपिथेलॉइड सेल्स। ठीक है, इस पूरे फोकस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स। और
यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सेवेरिटी का अंदाजा लगाते हैं कि क्या है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रेनुलोमा बन जाता है, जिसमें आपकी मिड में नेक्रोसिस हो रही होती है, आपकी साइडों पे मल्टी न्यूक्लिएटेड जैंट सेल और एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस पड़े हुए होते हैं। एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस भी एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल टाइप है इम्यूनिटी की, मैक्रोफेजेस की, जो कि इंटेंसिव इन्फेक्शंस के अंदर बनती है। यानी कि ऐसे इन्फेक्शंस जो इंटेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा जिनकी इंटेंशन होती है, इंटेंसिवनेस होती है, उसके अंदर जो है ना ये एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस बनते हैं। और आपको एक और बड़ी बात बताऊं कि ये करते क्या है एक्चुअली, ये एक वॉलिंग ऑफ मैकेनिज्म आपने पढ़ा था जब आप लोग फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी पढ़े थे इम्यूनिटी के अंदर। ये क्या करते हैं कि ये एक दीवार बना देते हैं। दीवार इसलिए बनाते हैं कि ये बैक्टीरिया इससे बाहर और जगहों पे स्प्रेड ना हो। ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक बड़ा सारा ग्रेनुलोमा बन जाता है, जिसमें बीच में जो है ना वो नेक्रोसिस पड़ी हुई होती है, साइडों पे एपिथेलॉइड सेल्स और मल्टी न्यूक्लिएटेड जैंट सेल पड़े हुए होते हैं, और इन्होंने इनगल्फ किया हुआ होता है माइकोबैक्टीरियम को। ये एक हिस्सा, ये एक पार्ट, ये एक स्ट्रक्चर जो है, ये गॉन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लेकिन अगर ये गॉन कॉम्प्लेक्स, अब ये गॉन कॉम्प्लेक्स जो है उसके साथ नोडल इन्वॉल्वमेंट, गोन फोकस और नोडल इन्वॉल्वमेंट, इन दोनों में आप फर्क जरा समझिएगा कि गोन फोकस में क्या फर्क है, गोन कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है। गोन फोकस हम तब कहते हैं, या गोन फोकाई हम तब कहते हैं जब नोडल इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट जब नहीं होती तो हम इसको कहते हैं गोन फोकाई, एक गोन फोकस बना हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ लिम्फ नोड की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि इसी के मुताबिक हम इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि ये डिजीज कितनी प्रोग्रेस कर रही है, कितनी ज्यादा सवेयर हो चुकी है और क्या। जैसे फॉर एग्जांपल गोन फोकस के साइज से हमें ये पता चलेगा कि इस डिजीज कितनी स्प्रेड कर रही है। अगर गोन फोकस के साथ डिफरेंट मल्टीपल फोकाई बने हुए हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल देखें ये आपका लंग्स है और इसमें डिफरेंट फोकाई बने हुए हैं, इधर भी बना हुआ है, 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 इट मींस डिजीज सेपरेट कर रही है, डिजीज फैल रही है। और अगर इसके साथ साथ लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहां पर पड़े हुए लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइडों पे पड़े हुए लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर ये क्या बन गया, ये बन गया गोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोन कॉम्प्लेक्स। और अगर ये गोन फोकाई, अगर ये गोन फोकाई फाइब्रोसिस हो रही हो, इसके अंदर फाइब्रोसिस हो रही हो या कैल्सिफिकेशन हो रही हो, फाइब्रोसिस हो रही हो या कैल्सिफिकेशन हो रही हो, तो हम इसको कहते हैं रैन के फोकस। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, टर्म्स को जरा सीखें, मैं दोबारा समझाता हूं। देखिए, एक ग्रैनुलोमा बना, ग्रैनुलोमा में क्या होता है कि बीच में पड़े हुए होते हैं, आपका बीच में जो मिड है, मिड में नेक्रोटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, साइडों पे एपिथेलॉइड सेल्स पड़े हुए होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड जैंट सेल पड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये एक बन गया गोन फोकाई। और अगर इसके साथ लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हम इसको कहते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। और अगर इसमें साथ में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाए, साथ में कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसका नाम फोकाई। ठीक है, अच्छा, रैंक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा और समझें, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हमने फोकाई या कॉम्प्लेक्स या हम इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया, हमने उसको देखा और उसके अंदर अभी जो ग्रैनुलोमा बना हुआ था वो सिर्फ आपके जो लंग्स थे उसके अपर लोब पे एक जगह पर पड़ा हुआ था। ठीक है, पहली बात तो ये, अभी मैं आपको इसके क्लिनिकल पिक्चर जब बताता हूँ तो मैं कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता हूं, ऊपर यहां पर पड़ा हुआ था, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर अगर यहां पर मल्टीपल फोकाई पड़े हुए होंगे, मल्टीपल, तो हमें यह पता चलेगा कि ये डिजीज सेपरेट कर रही है। और इनके साइज से, इनके नंबर से, इनकी लोकेशन से और लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट से हम डिफरेंट चीजों को हम करते हैं कि जनाब इस वक्त जो है ना वो डिजीज की क्या सूरत हाल है, किस जगह तक ये डिजीज पहुंच चुकी है, किस जगह तक जो है ये क्या बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज में जा रही है, या ये रिकवरी की स्टेज में है, या ये एडवांसिंग स्टेज में है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और समझें, एक चीज और समझें कि आप थोड़ा सा क्लिनिकल पिक्चर की तरफ आते हैं, तो एक चीज और समझें कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना,
ये अपर लोब को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले आपकी अपर लोब को इन्वॉल्व करता है। कोई इसकी वजह बताएगा कि अपर लोब को क्यों सबसे पहले इन्वॉल्व करता है? आपके लंग्स में सिर्फ सबसे पहले ज्यादा अपर लोब होती है। एयर अच्छी होती है अपर लोब में, ऑक्सीजन अच्छी होती है अपर लोब में, ऑक्सीजनेशन मोर होती है अपर लोब में। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो अपर लोब में ये ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है क्योंकि ये अपर लोब में ग्रो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, ग्रो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन अच्छी होती है अपर लोब में, एयर का आपके पास जो है इस सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है, इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो अपर लोब पे क्योंकि मैक्सिमम आपको मिलती है सैचुरेशन, तो ये अपर लोब में सबसे पहले ग्रो करता है। सबसे पहले आपकी अपर लोब को इन्वॉल्व करता है, फिर उसके बाद मिडल लोब और सबसे एंड पे आपकी लोअर लोब को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो देखो डिजीज की एडवांसमेंट का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है। एक तो हमने एडवांसमेंट का अंदाजा लगाया गॉन फोकाई से, ग्रैनुलोमास से, कि गॉन फोकाई है। गॉन फोकाई में हमने ये देखा कि छोटे हैं, बड़े हैं, और नंबर क्या है, कितनी क्वांटिटी में, पूरे लंग्स में बने हुए, एक लोब में बने हुए, दो लोब्स में बने हुए, या सब लोब्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि उसके साथ क्या लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है। लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह है कि और ज्यादा डिजीज सवेयर हो चुकी है, और अपर लोब से अगर मिडल लोब में आ गई है तो इट मींस कि डिजीज सवेयर हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें हमें डिजीज की प्रोग्रेशन और डिजीज की सवेरिटी के बारे में बताती हैं कि डिजीज ने कौन से लोब्स इन्वॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, डिजीज में कौन सी जगह इन्वॉल्व की हुई है, डिजीज में इस वक्त कौन कौन सी लोब, कौन कौन सा एरिया कहां कहां पर इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, देखो ना डॉक्टर साहब, वहां पर कैविटेशन डेवलप हुई होगी। ठीक है, जिस जगह के ऊपर आपके ग्रैनुलोमास बन रहे होंगे, जहां पर आपके गोन फोकाई बन रहे होंगे, वहां पर कैविटीज डेवलप हुई होंगी, वहां का जो स्ट्रक्चर होगा वो डैमेज हुआ हुआ होगा, तो आपके एक्सरे में आपको कैविटीज नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको अब ये चीज, एक चीज तो हमने ये देख ली कि इसमें जो तरतीब से चले, तो हमने ये देखा कि आपके पास गोन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, गोन गोन फोकाई बने, गोन फोकाई से गोन कॉम्प्लेक्स बने, गोन कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुई, और ये तमाम के तमाम बैक्टीरिया कहां पर मौजूद है? ये अपर लोब में मौजूद है। अपर लोब में क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजनेशन वहां पर अच्छी है, एरोबिक है। सबसे पहले अपर लोब को इन्वॉल्व करता है, फिर मिडिल लोब को, फिर आपकी लोअर लोब को इन्वॉल्व करता है। आप इसी तरह ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली। अब यहां पर थोड़ा ये देखने की जरूरत है कि ये पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। कोई बताएगा मुझे कि ये पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? थोड़ा बहुत कोई जेहन में आता हो, कुछ सोचें। अच्छा देखें, हम लोग तरतीब से चलते हैं। देखो तरतीब से चलते हैं। पहला चीज, हम लोग तरतीब से चलते हैं, तरतीब से सुने। पहली चीज, फर्स्ट हम पकड़ते हैं फीवर को। देखो हमने ये देखा कि इसमें जो फीवर है वो लो ग्रेड से हाई ग्रेड की तरफ जाता है, लो ग्रेड से हाई ग्रेड की तरफ जाता है। मतलब ये कि जो डिजीज अगर अर्ली स्टेजेस में पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा, तो इस पेशेंट में, उस पेशेंट में भी फीवर लो ग्रेड होगा, इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी, फीवर भी आपका हाई ग्रेड होता जाएगा। अच्छा, अब इसमें नाइट स्वेट्स बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि जब आप रात को सो रहे हैं और तब आपको जब फीवर होगा, तो आपका पहले ही जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, जो आपकी जो रेगुलेशन कर रहा होता है, जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी की जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं रेगुलेट कर रहा होता है। आप सबको पता है कि सोते वक्त, जब हम रात को सोते हैं, हमारा टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा रेज करता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, जैसे अगर सर्दियां हो तो सर्दियों में भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रेज करता है, और इसी तरह गर्मियों में भी रेज करता है। अब इस कंडीशन में जब पेशेंट को पहले से फीवर हो रहा हो,
और पेशेंट जब ऑलरेडी एक फीवर की स्टेट में है और साथ में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है वो भी फीवर जो इसको टेम्परेचर को रेज कर रहा है, साथ में जो आपके जो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं वो भी फीवर कॉज करवा रहे हैं, तो एक कंबाइंड इफेक्ट आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा रेज कर देता है कि आपको नाइट स्वेट्स जो कि एबनॉर्मल स्टार्ट हो जाते हैं और इवन कि आपके पूरे के पूरे कपड़े पसीने के साथ भीग जाते हैं और आपको उठना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है आपके जो नाइट स्वेट्स हैं जो आपको टीबी के अंदर होते हैं। ठीक है, लो ग्रेड से हाई ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स इनके साथ आपको रात में होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब दूसरी कंप्लेन हम पकड़ते हैं कफ की। ठीक है, कफ मैंने आपको बताया कि कफ पहले आपके पास है ड्राई। ठीक है, ड्राई के बाद ये प्रोग्रेस कर रही है, आप स्पूटम प्रोड्यूस कर रही है। देखो ये कैसे स्पूटम अब क्यों प्रोड्यूस कर रही है, जैसे 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 आपके पेशेंट में जैसे जैसे आपके पेशेंट में आपको जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी, डॉक्टर साहब अब मैं फिजियोलॉजी में आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा सकता कि कैसे कैसे रेज हो रहा होता है, टेम्परेचर क्या क्या हो रहा होता है, वो एक अलग चीज है, वो आप लोग बाद में अपना इंटरनेट से सर्च कर सकते हो या अपनी बुक में पढ़ सकते हो कि क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, अब ड्राई से स्पूटम और स्पूटम से उसके बाद ब्लीडिंग, यानी कि पहले जब डिजीज अर्ली स्टेजेस पे थी तो तब पेशेंट आपके पास ड्राई कफ के साथ आएगा, लेकिन जब वही डिजीज आपकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी, वहां पर इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, एडीमा हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है, और पेशेंट में जब डिजीज प्रोग्रेस कर रही है तो वही डिजीज स्पूटम के साथ प्रेजेंट करेगी। और जब बहुत ज्यादा सवेयर कंडीशंस के अंदर जब आपकी वहां पर कैपिलरीज इन्वेड कर रही हैं, ब्लड वेसल्स इन्वेड होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर वही डिजीज आपकी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेंगी। इट्स ऑल अबाउट कि पेशेंट आपके पास किस स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही पेशेंट आपके साथ कफ के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, ड्राई कफ के साथ भी, यही पेशेंट प्लूरल स्पूटम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, और यही पेशेंट एडवांस्ड टीबी के अंदर बहुत ज्यादा सवेयर केसेस के अंदर ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो फीवर के साथ प्रेजेंट किया, लो ग्रेड फीवर से हाई ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स, और साथ में कफ, कफ में ड्राई कफ भी, स्पूटम के साथ भी, और ब्लीडिंग के साथ भी। ठीक है, इसी तरह डिजीज की प्रोग्रेशन के साथ साथ सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा, ब्रेथलेसनेस के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और जब ब्रेथलेसनेस होगी तो उसको पेलनेस भी होगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ जो है वो चल रही होंगी। अच्छा, और चीजें ये देखें जरा, इसके ऊपर यहां से आप देखें कि वो कहता है कि यहां देखें कि चेस्ट पेन हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद कफ, ब्लीडिंग के साथ कफ आ रही होगी, फीवर हो रहा होगा, नाइट स्वेट्स हो रही होंगी, पेशेंट फटीग फटीग फील करेगा, थका थका फील करेगा। ये सारी की सारी पेशेंट्स जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो चीजों को प्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम इसको करें, इसका डायग्नोसिस में जो इसका बेस्ट मेथड है वो हमारे पास, देखो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास क्लिनिकल है कि आपने क्लिनिकली उसको फाइंड करने की कोशिश की। अच्छा, मुझे कोई एक सवाल बताएं कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया है जो कि आपको सस्पेक्टेड है कि ये टीबी हो सकता है, आपकी हिस्ट्री के 3 मेन क्वेश्चन क्या होने चाहिए? 3 मेन क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री के क्या होने चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, मुझे बताएं। सबसे पहला आपका होना चाहिए कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। गलत चीज आप पूछते ना, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कि क्या आपके किसी ऐसे पेशेंट, क्या आपके घर में तो किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, क्या फैमिली में किसी को कोई ऐसा इशू है, क्या आपके मोहल्ले में किसी बंदे को ऐसा इशू हो जिसको आप रात को मिले हो, दिन को मिले हो, सुबह को मिले हो। सबसे पहली चीज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी योर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए? देखो मेन, देखो मेरे वो ना मेरे साथ फजूल फजूल चीजें ना डिस्कस करो, मुझे मेन बताओ, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जान है टीबी की? टीबी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के बगैर कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सबसे पहले पूछो। दूसरी चीज क्या पूछोगे आप कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ? आप क्या पूछ सकते हो? फीवर का पैटर्न विद नाइट स्वेट्स।
फीवर का पैटर्न विद नाइट स्वेट्स, ये आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, ठीक है। फीवर का क्वेश्चन विद नाइट स्वेट, ठीक है। नाइट स्वेट्स भी आपको फीवर हो रहा है, नाइट स्वेट्स आपको हो रहे हैं, रात को आपको ज्यादा पसीना तो नहीं आता, रात को अगर आपको ड्यूरेशन क्या है आपके फीवर का, नाइट स्वेट कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने स्वेर हो रहे हैं, इतना तो नहीं होता कि आपकी पूरी की पूरी आपका जिस्म, आपके कपड़े सारे के सारे भीग जाते हैं और आप उठ जाते हो रात को। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, कफ, कफ से रिलेटेड। कफ आप पूछो भी, आपको ड्राई कफ हो रही है, आपको स्पूटम के साथ कफ हो रही है, या आपको साथ में ब्लीडिंग के साथ कफ हो रही है। ये तीन मेन क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। डॉक्टर साहब मैंने भी बताया कि लो ग्रेड फीवर, फिर हाई ग्रेड फीवर, फिर उसके बाद नाइट स्वेट्स भी साथ में हो रहे हैं, ये सारी आप पूछोगे, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आपने पूछी, फीवर के साथ आपने नाइट स्वेट्स पूछे, आपने कफ के बारे में पूछा, ये आपकी हिस्ट्री होगी। क्लिनिकली आपने उसको क्या देखना है, आपने उसको वेट लॉस को देखना है, उसको वेट लॉस तो नहीं हो रहा साथ में, ठीक है। वेट लॉस उसका ऑब्जर्व करें, उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल लुक ऑब्जर्व करें, देखेंगे पेशेंट फिटीग तो नहीं है, पेशेंट पेल तो नहीं है, पेशेंट ब्रेथलेसनेस के साथ तो नहीं प्रेजेंट कर रहा, ये क्लिनिकली आपने देख लिया। अब मुझे एक बात बताएं कि इसका ये पेशेंट, अब आप इसके साथ लैब्स की तरफ आते हैं, तो लैब्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है जिसके जिसके बगैर आप टीबी को पकड़ ही नहीं सकते, दैट इज योर एक्सरे। एक्सरे में बड़ा क्लियर देखो और है, मुझे बताओ, बिल्कुल एसिड फास्ट बेसिलाई कल्चर, स्पूटम कल्चर, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या कल्चर का रिजल्ट फौरी आ जाएगा? एक पेशेंट आपके पास आया है, आपने सस्पेक्ट किया कि इस पेशेंट को टीबी है, आपने उस पेशेंट से सबसे पहले हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने उसकी क्लिनिकल लुक देखी, ठीक है। उसके बाद आप किस चीज पे रिलाय करोगे? आप क्या कहोगे कि मुझे लग रहा है कि बच्चे आपको टीबी है, लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपना कल्चर दे के आए, फिर मेरे पास 14 से 15 दिन बाद आइएगा, अगर तो कल्चर पॉजिटिव हुआ तो हम आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। नहीं, मैं आपको देखो बार बार ये चीज समझाता हूं कि पहले वो टेस्ट करो जिससे आप फौरी तौर पे पेशेंट को पकड़ पाओ, फौरी तौर पे आपका कुछ जो डायग्नोसिस है वो क्लियर हो जाए। और आपको पता है कि कल्चर्स, बिल्कुल डॉक्टर आप कह रहे हैं, कल्चर कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है। कल्चर एक आम पेशेंट जो कि दिहाड़ीदार मजदूर है वो कल्चर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप वो चीज पकड़ो। इसी तरह ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट, फौरी रिजल्ट, ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट, फौरी रिजल्ट। मुझे बताएं इसमें क्या कोई ईएसआर या सीबी इतना ज्यादा रोल है? बिल्कुल इतना ज्यादा रोल नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सीबीसी और ईएसआर से आप टीबी को पकड़ लोगे, नहीं। सीबीसी से आपको ब्लड का ये पता चल जाएगा कि सेल्स कौन से, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हुए हुए हैं। इसी तरह ईएसआर से आपको पता चल जाएगा कि इंफेक्शियस डिजीज हुई हुई है। लेकिन आपका जो पेट इस वक्त जिससे पेशेंट जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो रिपीटेबल भी है, जो पेशेंट के कंप्लायंस में भी है, आप लोगों में कम्युनिटी में भी पढ़ा था कि हम हमेशा वो टेस्ट प्रेफर करते हैं पहले मेडिसिन में जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, जो रिपीटेबल भी हो, जो पेशेंट के कंप्लायंस में भी हो, जो अफोर्डेबल भी है। तो ये एक्सरे आपने करवाया, एक्सरे से आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि भाई इसमें देखो इनफिल्ट्रेट बने हुए हैं, कैविटेशंस बनी हुई हैं, और कौन सी लोब इन्वॉल्व होगी, अपर लोब। तो हम एक्सरे देखते हैं एक दो, ये देखें जरा, ये एक नॉर्मल एक्सरे है, ये आपके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सरे है। नॉर्मल एक्सरे में देखो कहीं पर आपको कैविटेशंस नजर आ रही है, कहीं पर इनफिल्ट्रेट्स नजर आ, कुछ भी नहीं। लेकिन ये आपका इस जगह पर देखो, ये ऊपर, ये देखो, ये क्या, ये देखो, ये एरिया सारा का सारा देखो कैसे कैविटेशंस बनी हुई है, ये सारा का सारा एरिया। इसी तरह अपर लोब, और सबसे बड़ी बात, अपर लोब इन्वॉल्व है, मिडल लोब नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। ये सारा का सारा एरिया आप देखो, ये सारा का सारा एरिया आपका अपर लोब कैविटेशंस के साथ, ये गोल गोल दायरे जो आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, ये देखो, 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 ये मैंने गोल गोल सारी कैविटेशंस बनी हुई है, ठीक है। लेकिन यहां पर नीचे आपको बिल्कुल क्लियर है, तो अपर लोब इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ये मैंने आपको पहले बताया। एक एक्सरे और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। अच्छा, एक्सरे और इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ, वैसे एक्सरे मैंने एक दो ऐड किए हुए थे, मेरे ख्याल ये पुरानी स्लाइड है, ठीक है। तो इसमें देखो एक्सरे से और टेस्ट है, हाँ जी बिल्कुल, स्पुटम कल्चर भी है, ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट भी है, आप सीबीसी भी करा लेते हो, ईएसआर भी करा लेते हो, बायोप्सी करा के आप उस वक्त ये भी देख लेते हो कि गॉन कॉम्प्लेक्स, गॉन फोकस किस वक्त क्या कंडीशन है, कितने बड़े, किस स्टेज के ऊपर है, सब आप देख लेते हो। लेकिन आपका जो चेस्ट एक्सरे है उससे
आपको दो चीजें क्लियर हो गई। चेस्ट एक्सरे से आपको दो चीजें, एक तो लोकेशन, अगर अपर लोब इन्वॉल्व है सबसे पहले तो आपको 90% श्योर होना चाहिए कि दैट इज टीबी, दैट इज टीबी। और अगर अपर ग्लोब में आपको कैविटेशंस भी मिल गई है साथ में, तो आपको आपको 100% श्योर हो गया कि ये पेशेंट टीबी का। आप नहीं वेट करोगे कि आप एसिड बाथ फेसिलाई टेस्ट करवाओ, आप जनाब उसके बाद स्पुटम कल्चर करवाओ, आप ट्यूबरकुलन, हाँ ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट का भी रिजल्ट आपको फौरी पता चल जाता है, आप ये भी करवा सकते हो। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो आपको, जिसमें एरर के चांसेस कम है, जो आप चेस्ट एक्सरे को दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, 150-200 रुपए का, 300 रुपए का चेस्ट एक्सरे हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर होती है आपको? ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट, अब इसकी मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में देखें, इसकी 6 महीने की ट्रीटमेंट होती है। हमने पहले 4 माह, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रुपल थेरेपी के अंदर हम 4 एंटीबायोटिक्स देते हैं, 4 मेडिसिन देते हैं, जिसमें आइसोनियाजिड है, रिफैम्पासिन है, पायराजीनामाइड है, एथम्ब्यूटोल है। ये 4 महीने हम देते हैं, सॉरी 2 महीने हम देते हैं, और ये 4 मेडिसिन देते हैं। फिर हम 2 मेडिसिन को बंद कर देते हैं, जिसमें आपकी पायराजीनामाइड और इथम्ब्यूटोल है, और आइसोनियाजिड और रिफैम्पासिन को फिर अगले 4 महीने हम बीडी के तौर पे जो है ना वो रखते हैं। तो पहले क्वाड्रिपल थेरेपी करते हैं, फिर डबल थेरेपी करते हैं, और ये 6 मंथ की ड्यूरेशन होती है। और कोशिश ये की जाती है कि कम से कम जो पहले 2 महीने वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहे, क्योंकि अगर इसकी एक डोज भी मिस हो जाए ना, अगर इसकी एक डोज भी मिस हो जाए, तो ये समझ लें कि आपके लिए दोबारा से डिजीज वहीं से शुरू हो जाती है जहां से आपने खत्म की हो। तो इसकी डोज नहीं मिस होनी चाहिए। ये थेरेपी एक कॉन्टिन्यूस थेरेपी होती है, और आप इसमें एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा देते हैं ताकि जो ना बैक्टीरिया पूरी तरह से रेडिकेट हो जाए, पूरी तरह से रिमूव हो जाए, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी से। तो हम 6 महीने की एक इंटेंसिव थेरेपी इसको देते हैं, जिसमें पहले 2 महीने हम 4 मेडिसिन देते हैं, और फिर अगले 4 महीने हम 2 मेडिसिन देते हैं। लेकिन एक प्रॉफ का बड़ा इंपॉर्टेंट यूक्यू है, वो है इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। और इन मेडिसिन के, चारों मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, और हमने इन साइड इफेक्ट्स को भी साथ में देखना होता है। हमने इनकी डोज को उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है। हमने इनकी जो है ना सारी की सारी चीजों को देखना होता है। आइसोनियाजिड की पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। रिफैम्पासिन में हेपेटाइटिस होने का बड़ा मसला होता है। पैराजीनामाइड में गाउट का प्रॉब्लम है। इथम्ब्यूटोल में ऑप्टिक न्यूराइटिस और कलर ब्लाइंडनेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट हैं, ये आपके वाइवा में भी सुनते हैं, आपके प्रॉफ में भी आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको इसके साइड इफेक्ट पता होने चाहिए। तो इसकी जो थेरेपी है वो 6 मंथ तक है, जिसमें हम पहले 4 मेडिसिन देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले जो आपके महीने होते हैं उसमें हम लोग जो 4 महीने बच जाते हैं उसमें हम 2 मेडिसिन देते हैं, और इसके साइड इफेक्ट का भी आपको पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट सी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछें। अच्छा, आप लोगों को अब कंपैरिजन करना आ गया है कि अस्थमा में, सीओपीडी में, ब्रोंकियोएक्टेसिस में, और इनमें क्या क्या फर्क है? फर्क पता चल गया आप लोगों को? पता चल गया फर्क? यू क्यू करके देखे तो पता चला था? अच्छा जी। हाँ, कई दफा आपको टीबी का कल्चर भी नेगेटिव देखने को मिलता है, क्योंकि बाज दफा, हाँ जी बिल्कुल, 9 मंथ के लिए भी देते हैं। इसलिए तो हम एक्सरे पे रिलाय करते हैं ना। देखो, इतनी डिटेल में नहीं जाया करो कि गामा रिलीज ऐसे। आपसे देखो, आपका जब वाइवा होना है ना, तो उनसे आपसे ये पूछना है उसने कि ये बताएं कि कौन सा टेस्ट आप कराएंगे। अब आप वहां पर क्या बताओगे? अगर आपका कोई वाइवा ले रहा है, आपसे कोई पूछता है कि बेटा एक ऐसे टेस्ट का नाम बताओ जिससे हम टीबी को फौरी तौर पे
हम लोग जो सस्पेक्टेड है हमारा डायग्नोसिस, उसको आप फौरी तौर पे सस्पेक्टेड से बहुत क्लियर आप डायग्नोसिस बना सकते हो। ठीक है, तो हम उसमें एक्सरे को चूज करेंगे। देखो, जेड एन स्टेनिंग या स्किन ट्यूबरकुलन टेस्ट, इसमें इसमें एरर भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? इंजेक्शन का कोर्स ज्यादातर उनमें करवाते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट्स को ऐड करते हैं। मल्टी ड्रग टीबी रेजिस्टेंट जब हो जाती है ना, तो फिर उसके अंदर हम डिफरेंट मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, लेकिन वो अभी आपके लेवल पे नहीं है, आपने उसकी डिटेल में नहीं जाना। उसमें हम फिर डिफरेंट एमिकासीन को ऐड कर देते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स को ऐड कर देते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स को ऐड कर देते हैं, इसी तरह डिफरेंट मेडिसिन को ऐड करके फिर हम उसका साथ में इंजेक्शन का कोर्स भी स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के केस में होता है। आप लोगों ने उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। कल हम